नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हम महान दानवीर सेठ छाजूराम लांबा जी के दान धर्म पर बातें करते आए हैं, लेकिन आज उनके जीवन के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी देशभक्ति की राह की। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि सैंडर्स का वध करने के बाद जब भगत सिंह बचे और वो कलकत्ता गए तो सेठ छाजूराम जी ने उनको अपनी हवेली में रहने की जगह दी थी। दोस्तों, धनी लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो सरकार से डरते हैं, उनको अपने धन के खोने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, इसलिए वो सरकार से कभी पंगे नहीं लेते हैं। एक बिजनेसमैन सोच समझकर कदम उठाता है, लेकिन महान दानवीर सेठ छाजूराम बहुत अलग मिट्टी के बने थे। वो जहां कल्याण के कामों पर धन लुटाते थे, वहीं देशभक्ति की भी उनमें कूट कूट कर भावना भरी हुई थी। उस समय की अंग्रेजी सरकार में एक ऐसा जोखिम था जिसे कोई बिजनेसमैन नहीं उठा सकता। भला कौन चाहता कि क्रांतिकारियों की मदद करके अपने बने बनाए साम्राज्य का विनाश कर दें या फांसी के फंदे पर लटकने का खतरा हो। लेकिन सेठ छाजूराम जी को जीवन में जब भी ऐसा मौका मिला, उन्होंने ये किया। सेठ छाजूराम एक व्यापारी जरूर थे, लेकिन अंग्रेजी राज में भी उनमें देशभक्ति के प्रमाण जगह जगह पर उनके बिखरे हुए हैं, जिन्हें आज संजोने की जरूरत है। देश को आजाद करवाने में भी सेठ छाजूराम की उल्लेखनीय भूमिका थी, और जब आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उन्होंने देश के क्रांतिकारियों को कब और कितनी आर्थिक सहायता दी, इसके प्रमाण खोज पाना असंभव जैसा ही है, लेकिन कुछ प्रमाण फिर भी मिल जाते हैं। देशभक्ति को लेकर उनकी रहस्यमयी बातों को वे स्वयं और उनके ज्येष्ठ पुत्र चौधरी सज्जन कुमार और चौधरी छोटूराम पूरी तरीके से जानते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये तीनों ही देश की आजादी से पहले ईश्वर को प्यारे हो गए, और ये सारे का सारा राज और गुप्त योगदान उन्हीं के साथ अग्नि की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद बहुत सारी कोशिश करने पर कुछ प्रमाण जरूर मिले हैं, जो आज आपके साथ साझा किए जाएंगे। सन 1907 में पंजाब में देशभक्त पत्रकार जसवंत राय ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, और उसमें एक पंजाबी लेख प्रकाशित किया था उन्होंने, जिसमें शासक वर्ग की दुर्बलता और अमानवीय कार्य प्रणाली पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश जसवंत राय जी ने डाला था। अंग्रेज ऐसी तीखी आलोचना सुनने के कभी अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने जसवंत राय के विरुद्ध 153A की धारा के तहत मुकदमा चलाया, और इस मुकदमे के बाद उनको 2 साल की कारावास और 1000 रुपए का उन पर जुर्माना किया गया। इस सजा के विरोध में जसवंत राय उच्च न्यायालय में अपील करना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार यह मुकदमा लड़ना भी चाहते थे, पर दिक्कत आ रही थी कि पैसे नहीं थे उनके पास। जब सेठ छाजूराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने जसवंत राय को गुप्त संदेश भेजा कि वो उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दें, और जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो दे देंगे, लेकिन इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने मुकदमे के लिए गुप्त रूप से आर्थिक मदद की। उच्च न्यायालय में जब यह मामला चला तो वहां पर उनकी सजा को घटाकर 6 महीने कर दिया गया। इसके बाद जसवंत राय को केवल 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक अंग्रेजों की जेल में रहना पड़ा, नहीं तो 2 साल उनको जेल में रहना पड़ता। सैंडर्स का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह अंग्रेज अधिकारी भारतीय आम नागरिकों को प्रताड़ित करने में खासा कुख्यात आदमी था। वह छोटी छोटी बातों पर और किसी के कहने पर भी एक आम नागरिक को थाने में ले जाकर पीटा करता, उसे बगैर जज की अनुमति के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया करता था। इस अधिकारी ने अमृतसर की आम जनता को बुरी तरीके से भयभीत किया था, और इसकी बर्बरता की कहानी अमृतसर से लाहौर तक फैली हुई थी। लाला लाजपत राय पर भी बर्बरता से लाठी बरसाने के आरोप सैंडर्स पर ही लगे थे। इसकी सूचना शहीद आजम भगत सिंह को मिली तो उन्होंने इस अधिकारी का वध करने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर में इस अंग्रेज अधिकारी को अपने पिस्टल की गोलियों से सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इससे चारों ओर तहलका मच गया। अंग्रेज पुलिस ने क्षेत्र की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी, और सैंडर्स के हत्यारों की तलाश होने लगी। उस समय के महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा जी की धर्मपत्नी दुर्गावती, जिसे उनके साथी और इतिहास भी दुर्गा भाभी कह के पुकारा करता है, क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता वो किया करती थी। भगत सिंह को पहले से ही पता था कि सैंडर्स की हत्या के बाद चारों ओर घेराबंदी हो जाएगी और निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दुर्गा भाभी के साथ मिलकर ही पहले निकल भागने की योजना बना ली थी।
इन्होंने पहले ही सैंडर्स को मारने के बाद लाहौर से कलकत्ता जाने की योजना तैयार की थी, इसलिए कलकत्ता जाने से पहले दुर्गा भाभी ने अपने पति को टेलीग्राम किया कि वह अपने भाई के साथ फलां रेलगाड़ी से कलकत्ता पहुंच रही है। टेलीग्राम में दुर्गावती नाम लिखा गया था और जिसे भगवती चरण व सुशीला दीदी भी नहीं समझ पाए थे। वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनको सारा माजरा फिर ये समझ में आया। दुर्गा भाभी अपने दूध पीते बच्चे को लेकर भगत सिंह के साथ रेलगाड़ी द्वारा कलकत्ता के लिए रवाना हो गई और एक महिला व बच्चा साथ होने पर पुलिस ने उन पर कोई शक नहीं किया और कलकत्ता पहुंचने पर पहले वो एक दिन होटल में ठहरे, फिर उन्हें सेठ छाजूराम की याद आई और होटल से निकलकर वो उनकी कोठी पर पहुंच गए। जब वे कोठी पर पहुंचे तो उस समय तक शाम ढल चुकी थी। उन्होंने कोठी के नौकरों को बताया कि वे सेठ साहब के रिश्तेदार हैं और गांव से आए हैं। नौकरों ने बताया कि सेठ छाजूराम जी तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और उन तीनों को सेठ छाजूराम जी की पत्नी वीरांगना लक्ष्मी देवी जी के पास पहुंचाया गया तो वो भी उनको नहीं पहचान पाई। दरअसल सैंडर्स की हत्या करने के तुरंत बाद शहीद भगत सिंह ने अपने केस और दाढ़ी कटवा ली थी, तब सिर पर एक हैट पहन लिया था ताकि उनको कोई पहचान न सके। आज हम जो शहीद भगत सिंह जी के जो फोटो देखते हैं वो उसी घटना के बाद का फोटो है और ये फोटो भगत सिंह जी ने कलकत्ता में खिंचवाया था। ये फोटो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और प्राय दुकानों पर मिलती थी और आज भी सभी जगह पर ये उपलब्ध है। लक्ष्मी देवी के सामने जब भगत सिंह ने हैट उतारा तो वो उनको तत्काल पहचान गई और कहने लगी, भगत तुम तो बिल्कुल बदले हुए हो, पहले तो दाढ़ी और मूछें रखते थे। भगत सिंह ने उनके चरण स्पर्श करके कहा कि माँ, जान बचाने के लिए वेश धारण करना पड़ा है। आपने सैंडर्स की हत्या का समाचार तो पहुंच गया होगा आपके पास। लक्ष्मी देवी ने भगत सिंह के मुंह पर, होठों पर हाथ रख दिया और बोली कि बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। मैं समझ गई तुमने ही उसे मारा होगा, बहुत नेक और बड़ा काम किया है तुमने, लेकिन ये तुम्हारे साथ है कौन? भगत सिंह ने दुर्गा भाभी का परिचय दिया और कहने लगे, वैसे तो हम इन्हें भाभी कहते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल सगी बहन से भी बढ़कर रखती हैं। आज ये साथ नहीं होती तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था। हम क्रांतिकारियों में ये भी शामिल हैं और देश को आज़ाद करवाने में ये भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं। लक्ष्मी देवी ने आगे बढ़कर दुर्गा भाभी को गले लगा लिया और फिर बोली, तुम ऊपरी मंजिल पर चलो और वहीं चल कर फिर रहो, नीचे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। भगत सिंह हिचकिचाते हुए बोले, हमें यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ सकता है माँ। सुनकर लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हमारे सौभाग्य की बात है जो इतने बड़े देशभक्तों और क्रांतिकारियों की सेवा का मौका मिल रहा है। भगत सिंह को लगा कि माँ समझ नहीं रही है इस रिस्क को, तो उन्होंने कहा कि इससे आपके लिए भारी मुसीबत पैदा हो सकती है। सैंडर्स के हत्यारे को अपने घर में पनाह देना बहुत संकट का परिचायक आपके लिए बन सकता है। आप पहले सेठ छाजूराम जी से इस बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा। लक्ष्मी देवी ने निश्चिंत होकर कहा कि सेठ जी और मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं है, उल्टा वे तो तुम लोगों को यहाँ पाकर बहुत खुश होंगे। तुम तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते ही हो, देश को आज़ाद देखने के लिए वो कितने तरस रहे हैं, और जहाँ तक संकट की बात है उसकी परवाह हम नहीं करते, जो होगा देख लेंगे। भगत सिंह ने फिर भी आशंका जाहिर की कि यहाँ नौकर चाकर कहीं कोई सूचना दे सकते हैं। इस पर लक्ष्मी देवी का जवाब था, नौकरों की ड्यूटी बदलती रहती है। तुम्हारे आने के वक्त जो नौकर थे वे ड्यूटी खत्म करके जा चुके हैं, वे कल सुबह आएंगे, और जब तुम लोग उन्हें दिखाई नहीं दोगे तो वे समझेंगे कि तुम लोग वापस चले गए हो। इसके बाद तुम जब तक चाहोगे कभी नौकर की नज़र में जाओगे ही नहीं। मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर दूंगी। फिर लक्ष्मी देवी जी ने उन्हें कोठी की बिल्कुल ऊपरी की मंजिल में ले गई, जहाँ घर के नौकरों का आना वर्जित था। उन्होंने वहाँ उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया था। ऊपर की रसोई में अपने हाथों से फिर भोजन बनाकर भगत सिंह दुर्गा भाभी को खिलाया। लक्ष्मी देवी ने उस समय यह सब जानते हुए किया कि भगत सिंह ने सीधे तौर पर अंग्रेजी सरकार पर हमला किया है। भगत सिंह और दुर्गा भाभी को अपने हाथों से भोजन खिलाकर वो बनाकर खिलाती रही और उनका पूरा ध्यान वो रखती रही। घर के नौकरों को उन्होंने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि घर की ऊपरी मंजिल पर कोई ठहरा हुआ है। जब एक दिन भगत सिंह ने उनसे कहा कि वे इतना कष्ट न करें तो उन्होंने कहा, तुम नहीं समझोगे भगत सिंह, देशभक्ति की सेवा करने का मौका हम जैसों को कहाँ मिलता है। लगभग
एक हफ्ते तक दुर्गा भाभी वहां पर रही और उसके बाद दुर्गा भाभी को कहीं गुप्त जगह पे ले जाया गया, जबकि भगत सिंह करीबन 2.5 महीने तक सेठ छाजूराम जी की कोठी की ऊपरी मंजिल पर रहे। फिल्मों में यह सब नहीं दिखाया गया दोस्तों, क्योंकि वहां तक उनका रिसर्च नहीं पहुंचता है। भगत सिंह के साथी महान क्रांतिकारी और लेखक यशपाल एक जगह पर लिखते हैं कि वे बम बनाने के मामले में भगवती चरण से मिलने गए तो सेठ छाजूराम की कोठी पर शहीद आजम भगत सिंह से भी मुलाकात हुई थी और वो 3-4 दिन के लिए वहां रुके थे। बताया जाता है कि भगत सिंह रात के समय बंगाली धोती और कुर्ते में बंगाली चादर डालकर बंगाल के क्रांतिकारियों से भी मिलने चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन अंग्रेजी सरकार की शक की सुई सेठ छाजूराम की कोठी पर घूम गई। चोई छोटूराम उस समय लाहौर में थे और वह संयुक्त सरकार में का एक हिस्सा थे, और उनके गुप्त सूत्रों से उनको पता चला कि अंग्रेजी सरकार को यह शक हो गया है कि भगत सिंह कलकत्ता में सेठ छाजूराम की कोठी पर ठहरे हुए हैं और वहां पर कभी भी छापा मारा जा सकता है। इस पर उन्होंने तुरंत छाजूराम के पास संदेश भिजवाया कि वे भगत सिंह को अपनी कोठी से हटाकर कहीं दूसरी तरह भिजवा दे, जगह पर भिजवा दे। उनकी कोठी पर छापा पड़ जाएगा तो भारी मुसीबत हो सकती है। चोई छोटूराम से ऐसी सूचना मिलने पर सेठ छाजूराम ने भगत सिंह को आर्य समाज मंदिर सरानी 19 में था, वहां पर भिजवा दिया। और इसी आर्य समाज मंदिर में सेठ छाजूराम जब भी कलकत्ता में होते थे, हर वीरवार को वहां जाया करते थे और इस मंदिर को उन्होंने भारी चंदा देकर बनवाया था। इस पूरी घटना का विवरण उस समय के महान क्रांतिकारी और भगत सिंह के साथी मनमथ नाथ ने अपनी पुस्तक भगत सिंह एंड हिज टाइम्स में लिखा है। इसके अलावा इस घटना का वर्णन विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी पुस्तक शहीद आजम भगत सिंह में भी किया है। आज हम अपने आजाद देश में अनेक क्रांतिकारियों की वीरता की कहानियां पढ़ और सुन सकते हैं दोस्तों, लेकिन उस समय अंग्रेजों की गुलामी में अंग्रेजों के सबसे बड़े अपराधी को अपने घर में रखना कितने बड़े जोखिम का काम था, यह बात आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, यह घटना साबित करती है कि सेठ छाजूराम और उनका परिवार किस तरह देशभक्ति में आत्मसात उन्होंने खुद को कर रखा था। क्या आज के समय में हम किसी मोस्ट वांटेड अपराधी को अपने घर में रखने की हिम्मत कर सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। सेठ छाजूराम कलकत्ता में अपना व्यापार चला रहे थे, जहां अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, लेकिन सेठ छाजूराम और उनकी वीरांगना धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी ने जो देशभक्ति दिखाई वह हमेशा हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अमर रहेगी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है दोस्तों कि इस तथ्य से ही हम अनजान हैं, क्योंकि जो रिसर्च है वो वहां तक जाता नहीं है जो असली लोग थे जिन्होंने देशभक्ति दिखाई थी। और इस घटना के तो दस्तावेज उपलब्ध हैं कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सेठ छाजूराम ने कांग्रेस पार्टी में चंदे के रूप में 5,000 रुपए दिए थे। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सन 1936 के चुनाव में कांग्रेस में फूट पड़ी हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा मनोनीत अध्यक्ष सीताबी पटारामैया को भारी बहुमत से हरा दिया था और बाद में कांग्रेस से वो अलग हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिनकी कांग्रेसी विचारधारा में कोई आस्था नहीं थी। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि नेताजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 2 या 3 बार सेठ छाजूराम से मुलाकातें की थी और यह बात बड़ी स्पष्ट है कि अधिकतर लोग सेठ छाजूराम से चंदा लेने के लिए उनसे मिलते रहते थे। जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार ने नजरबंद की और वहां से देश की आज़ादी के लिए गुप्त रूप से भागने की योजना बनाई थी, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए उसमें बहुत पैसे की जरूरत थी और कलकत्ता में सेठ छाजूराम के अलावा यह बात कोई पूरी नहीं कर सकता था। 16 जनवरी 1941 को जब सुभाष चंद्र बोस ने गुप्त रूप से जर्मनी पहुंचने के लिए अपना एक विश्वसनीय गुप्तचर सेठ छाजूराम के पास आर्थिक सहायता के लिए भेजा था और सेठ छाजूराम ने उनको कितनी आर्थिक सहायता करवाई ये तो इसका तो खुलासा नहीं हो सका, लेकिन गुप्तचर उनके पास गया था और पूरा खर्चा ये सेठ छाजूराम ने वहन किया था। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय कितनी भारी मदद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी और वो किसी भी देशभक्त को या किसी भी आदमी जो उनके दरवाजे पे गया उनको कभी उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। देश की आज़ादी में आर्थिक सहयोग करके भी उन्होंने अपनी देशभक्ति को सिद्ध किया था। यह वह समय था जब एक आम आदमी एक एक पैसे का मोहताज हुआ करता था और क्रांतिकारियों के लिए तो धन सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसके सहारे वे इधर से उधर सफर करते हुए अपना निजी
जेब खर्च चलाते हुए हथियार और गोला बारूद भी खरीदते थे। इसलिए हो सकता है कि सैंडर्स या अन्य अंग्रेज अधिकारी जो क्रांतिकारियों के निशाने बने, उन गोलियों को खरीदने में अप्रत्यक्ष रूप से सेठ छाजूराम जी का योगदान रहा हो। जब 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसके स्वयं सेवकों के खर्चे के लिए भी उन्होंने 4,000 रुपए का दान दिया था। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला, तो इसके कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने खुले दिल से आर्थिक मदद की थी। और बताया जाता है कि महान देशभक्त नीरा को भी वो अपनी धर्मपुत्री मानते थे और जीवन भर उनकी मदद पहुंचाते रहे। सेठ छाजूराम लांबा का साहसिक और पावन चरित्र हमें कर्तव्य बोध तो सिखाता ही है दोस्तों, साथ में देश प्रेम से भी लबालब करता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ठीक लिखा है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सेठ छाजूराम जी के जीवन पे 12वां वीडियो था दोस्तों। मुश्किल से 2 या 3 वीडियो अब मैं और इस पर बना पाऊंगा, क्योंकि बहुत पुराने समय की बातें हैं और जितना रिसर्च हो सकता है, जितनी बातें ढूंढ के लाई जा सकती हैं, सब करीबन 15 वीडियो में ये समाहित हो जाएंगी। और ये भी इतिहास, हरियाणा के इतिहास में, मेरे ख्याल से यूट्यूब के इतिहास में एक नई बात होगी कि इतने पुराने दौर के एक आदमी को, एक महान शख्सियत को इस दौर में इस तरीके से देखा जा रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं। तो सही मायने में सेठ छाजूराम जी के कामों को श्रद्धांजलि है दोस्तों। अब जो अगले वीडियो होंगे उनमें उनके जीवन के छोटे छोटे प्रसंग होंगे जो हमें बताएंगे कि बड़े लोग असल में उनका व्यवहार कैसा होता है, कितना बड़प्पन उनके कामों में होता है। वो नौकरों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते थे, महिलाओं के साथ वो किस तरीके का व्यवहार करते थे, अपने से गरीब जो निम्नतम लोग हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता था, अपने से बड़े लोगों के साथ वो कैसा व्यवहार करते थे, ताकि हम ये सीख सकें कि एक संतुलित जीवन कैसा होता है। सेठ छाजूराम जी का जीवन एक संतुलित जीवन था दोस्तों। रामायण हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में ये नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों कि महान पुरुष जो होते हैं सेठ छाजूराम जी जैसे, उनका जीवन चरित्र हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन भर इस राह पर चलना चाहिए। 3 बजे फिर कल मुलाकात होगी दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो को अच्छा लगे तो शाबाशी दे देना, लाइक कर देना, और 2-4 जो लोग जो अपने जैसे हैं, जो अच्छी बातों को पसंद करते हैं, उन तक ये वीडियो आप शेयर करके ज़रूर पहुंचा देना। ये भी सेवा है दोस्तों। कल मुलाकात होगी फिर 3 बजे। नमस्कार, शुक्रिया।